वेलकम टू माय क्लास स्टूडेंट। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, इससे पहले हमारी जो क्लास थी उसमें हमने माइक्रो टीचिंग क्या होती है उसके विषय में डिस्कस किया था, उसकी हिस्ट्री के विषय में डिस्कस किया था। मैंने कहा था कि मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगी कि स्किल्स कौन कौन सी होती हैं, कौशल कौन कौन से होते हैं। तो जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि बी के पासी और एलन उन्होंने 14 या 13 स्किल दी हैं। एलन ने 14 दी हैं और पासी ने 13 स्किल दी हैं। तो वो सारी स्किल्स हमारी यूज़ तो नहीं हो पाती हैं क्लासरूम में, टीचिंग में। तो जो इम्पॉर्टेंट है, जो स्किल्स हम मोस्टली यूज़ करते हैं, उसमें से 4 या 5 स्किल ऐसी हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहली स्किल है प्रस्तावना कौशल, यानी कि इंट्रोडक्शन कौशल, इंट्रोडक्टरी स्किल, इंट्रोडक्शन स्किल है। उसके बाद आपका आता है व्याख्या कौशल, यानी कि एक्सप्लेनेशन स्किल, कि आप किस तरीके से क्लास में व्याख्या करेंगे। इसके बाद आपका ब्लैक बोर्ड स्किल है कि आप किस तरीके से क्लास में ब्लैक बोर्ड को यूज़ करोगे। और फिर इसके बाद है आपका क्वेश्चनिंग स्किल है कि किस तरीके से आप प्रश्नों को पूछेंगे। और स्टिमुलस वेरिएशन है। स्टिमुलस वेरिएशन यानी कि उद्दीपन परिवर्तन की, यहाँ पर जो टीचर है उसको किस तरीके से क्लास में अपने हाव भाव रखने हैं, किस तरीके से उसको एक्सप्रेशंस देने हैं। ठीक है। उसके बाद है पुनर्बलन स्किल है, वो भी इम्पॉर्टेंट है कि री आपको किस तरीके से देना है, कहाँ आपको ज़्यादा अच्छा रीइंफोर्समेंट देना है, कहाँ आपको बस लिमिटेड रीइंफोर्समेंट देना है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कैसे देना है। तो ये जो स्किल्स हैं, ये कुछ स्किल्स हमारी हमेशा क्लास में यूज़ होती हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं हमारी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाने में। तो जिनमें से कि सबसे पहली जो स्किल है और सबसे पहले जो क्लासरूम में यूज़ होती है, मैं आज उसके बारे में आपको बताऊंगी, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो वो सबसे पहली स्किल है प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे इंट्रोडक्शन स्किल। अब ये इंट्रोडक्शन स्किल ज़रूरी क्यों है? सबसे पहले कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब आप क्लासरूम में जाते हो तो एंटर करोगे, दो तरीके हैं आपके पास। एक तो आपको जो पढ़ाना है बच्चों को, छोटे बच्चे होते हैं 6 to 8 तक के बच्चे भी, या उससे भी छोटे बच्चे हैं, तो वो बच्चे छोटे होते हैं क्लास में। बच्चों का जो दिमाग है वो बहुत जल्दी डाइवर्ट होता है। जैसे टीचर क्लासरूम से गया और दूसरा टीचर जैसे क्लासरूम में आता है, बच्चों का दिमाग एकदम से डाइवर्ट हो जाता है। ठीक है। तो अगर हम क्लासरूम में एंटर करता है टीचर और जाते ही कह देता है ठीक है बच्चों, आज हम ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक, तो आप जल्दी जल्दी अपनी नोटबुक निकालो और इसको पढ़ते हैं। उसने पढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक। एक तरीका ये हुआ, और एक तरीका हुआ कि आप उनको, बच्चों को जो भी नया टॉपिक पढ़ाने जा रहे हो, उस टॉपिक को उनके जो पुरानी नॉलेज है उससे जोड़ो। उन बच्चों के अंदर मोटिवेशन लाओ उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए। वो बच्चे जिज्ञासु हों कि हमें जो पढ़ाने जा रहे हैं सर, ऐसा क्या है, ऐसा क्या नया है जो कि हम पढ़ेंगे। तो ये एक तरीका है, बच्चों को अभिप्रेरित किया जाए पढ़ाने से पहले, बच्चों को ध्यान आकर्षित किया जाए बच्चों का पढ़ाने से पहले। ये तरीका है आपका। किसके द्वारा करोगे आप? ये जो ध्यान आकर्षण करना है, बच्चों को मोटिवेट करना है पढ़ने के लिए, बच्चों के अंदर उत्सुकता पैदा करनी है, जिज्ञासा पैदा करनी है कि हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर आखिर है क्या। ये सारी जिज्ञासाएं आप इंट्रोडक्शन स्किल के द्वारा पैदा कर सकते हो। ठीक है। इंट्रोडक्शन यानी कि यहाँ पर आप अपने टॉपिक का इंट्रोडक्शन दोगे, यहाँ अपने टॉपिक से रिलेटेड जो पहले की जानकारियाँ हैं उनको इंट्रोड्यूस करोगे। उनसे सबसे मेन जो चीज़ है यहाँ पर वो होता है कि बच्चों की जो प्रीवियस नॉलेज होती है, स्टार्टिंग आप कैसे करोगे कि बच्चों की जो पूर्व ज्ञान है उसको आप नए ज्ञान जो कि आप अब टॉपिक पढ़ाने जा रहे हो उसके साथ किस प्रकार से जोड़ोगे। मेन चीज़ है वो स्किल आपकी यूज़ होती है प्रस्तावना कौशल में या इंट्रोडक्शन स्किल में। प्रीवियस नॉलेज को आप किस तरीके से नए ज्ञान के साथ या नए टॉपिक के साथ जोड़ोगे। ठीक है। तो ये दो तरीके हैं। मेरे ख्याल से आप भी समझ रहे होंगे कि बच्चे कहाँ पर पढ़ने में इंटरेस्ट लेंगे। कि एक क्लासरूम में टीचर आया और उसने कहा कि बस फटाफट फटाफट अपनी बुक्स निकालो, नोटबुक निकालो, पढ़ना शुरू करो। वहाँ पर बच्चे
आपके बलपूर्वक तो पढ़ना शुरू कर देंगे, लेकिन उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, बच्चों का दिमाग इधर-उधर होगा। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि आप उनको उस टॉपिक तक धीरे-धीरे लेके आओ, उस टॉपिक तक उनके अंदर जिज्ञासा पहले पैदा करो, तब पढ़ाओ, तब वो बच्चे ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। तो इस स्किल को पढ़ाने का मतलब यही है कि टीचर कैसे अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बना सकता है, टीचर कैसे बच्चों को ध्यान आकर्षित अपनी तरफ कर सकता है, अपने टॉपिक की तरफ कर सकता है, ताकि बच्चे ध्यानपूर्वक उन चीज़ों को समझें। ठीक है? अब कोई भी स्किल होगी तो उस स्किल में कंपोनेंट्स होते हैं, घटक होते हैं कि ये जो आप स्किल पढ़ने जा रहे हो, इस स्किल के कंपोनेंट कौन-कौन से हैं, किस प्रकार से इस स्किल को आप अपने अंदर आत्मसात करोगे या किस प्रकार से इस स्किल को आप यूज़ करोगे। तो जिसमें कि सबसे पहला घटक है कथनों एवं प्रश्नों का छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध। मैंने बताया था इम्पोर्टेंट है ये कि जो जैसे मान लीजिए आप 7th क्लास के बच्चे को या 8th क्लास के बच्चे को पढ़ाने जा रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इससे पहले बहुत से ऐसे चैप्टर होते हैं कि हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, लेकिन हम उसको इतने विस्तार पूर्वक नहीं पढ़ते हैं। छोटी क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन हम उसको इतने विस्तार पूर्वक तो नहीं पढ़ते ना, है ना? तो हम क्या करेंगे कि जब हम थोड़ा और बड़ी क्लास में आते हैं, तो उस चीज़ को हम पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। तो उस बच्चे को उस चीज़ की नॉलेज थोड़ी बहुत होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, उससे जुड़ी हुई कितनी नॉलेज उस बच्चे के अंदर पहले से है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए और कितनी नॉलेज उस बच्चे को होनी चाहिए। मीन्स कि उसने 6th क्लास में कितना पढ़ा है, क्या-क्या बातें उसको पता हैं, क्या-क्या बातें उसको पता नहीं है। ठीक है? तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए एज़ ए प्यूपिल टीचर। कथनों एवं प्रश्नों का जो भी आप बोल रहे हो, जो भी आप प्रश्न कर रहे हो, वो सभी प्रश्न किससे संबंधित होने चाहिए? पूर्व ज्ञान से। जैसे आप कोई भी टॉपिक पढ़ाने जा रहे हो, मान लीजिए पेड़ पौधों के विषय में पढ़ाने जा रहे हो, तो पेड़ पौधों के विषय में छात्रों को थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए कि जैसे मान लीजिए आपके पेड़ पौधों के प्रकार बताने जा रहे हो कि पौधे इस प्रकार के भी होते हैं, तो उससे पहले बच्चे को पता तो होना चाहिए कि पौधे के भाग कौन-कौन से होते हैं। जड़ का क्या काम है, तने का क्या काम है, फूल का क्या काम है, ये उन्हें पता होना चाहिए। तो आपको एज़ ए प्यूपिल टीचर ये जानकारी होनी चाहिए कि छात्रों का पूर्व ज्ञान कितना होगा, लगभग कितना होगा। क्यों? क्योंकि आप 8th क्लास में यदि पढ़ाने जा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि 6th क्लास में बच्चों ने क्या-क्या चीज़ें पढ़ी हैं। 7th क्लास में बच्चों ने उस टॉपिक से जुड़ी हुई क्या-क्या चीज़ें पढ़ी और उसी को ध्यान में रखते हुए आपको अपने प्रश्नों का निर्माण करना है। इसका एक रीज़न भी है। क्यों है रीज़न? कि बच्चों से यदि आप उन्हीं के अनुसार, उन्हीं के मेंटल लेवल के अनुसार, उन्हीं की जानकारी के अनुसार यदि आप क्वेश्चन पूछोगे ना, तो वो आंसर बड़े इंटरेस्ट से देंगे कि हाँ, हमारा तो इंप्रेशन बन गया क्लास में, हमने आंसर दे दिया। इसका यही मुख्य कारण है कि बच्चों को इंटरेस्ट अपने आप क्रिएट होता चला जाएगा। सेकेंड है इसमें कथनों व प्रश्नों का मूल पाठ तथा उसके उद्देश्य से संबंध। जो भी आपका मूल पाठ है, जो भी आप टॉपिक पढ़ाने जा रहे हो, प्रश्न उसी से रिलेटेड होने चाहिए। इधर-उधर के प्रश्न आप बेकार में नहीं पूछोगे। क्यों? क्योंकि बच्चे का माइंड डाइवर्ट होगा सबसे पहले। दूसरी बात, आपका टाइम वेस्ट होगा। जो भी स्किल है, वो आपकी 5 मिनट की है। 5 मिनट से ज़्यादा आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 मिनट ले लो, इससे ज़्यादा आप टाइम मत वेस्ट करो। क्योंकि आपकी जो स्किल्स होती हैं, ठीक है? आप जो पूरा एक इंटीग्रेटेड पूरा लेसन प्लान बनाओगे, वो भी आपको 35 से 40 मिनट ही मिलेंगे आपको पढ़ाने के लिए। तो उस टाइम में आपको अपनी सारी चीज़ों को, अपनी सारी स्किल्स को एक साथ जोड़ के आपको पढ़ाना है। तो आप समझिए, अगर आपने मान लीजिए 6-7 स्किल भी जो बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं, वो स्किल भी आपने यूज़ की, तो 5 सत्ते 35, यानी कि आपका 35 से 40 मिनट तो यूँ ही कवर हो जाएगा। तो इसीलिए आपको टाइम का बहुत ध्यान रखना है। इसी वजह से आपका जो प्रश्न है, वो इधर-उधर के प्रश्न आपको नहीं पूछने हैं। आप जो भी टॉपिक उनको बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो, प्रश्न हमेशा उसी टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए। मान लीजिए आप बच्चों को पौधों के प्रकार बताने जा रहे हो या साइंस में कोई टॉपिक पढ़ाने जा रहे हो, तो वो जो क्वेश्चंस हैं, वो उसी से रिलेटेड होने चाहिए। ऐसे ना हो कि हाँ भाई, तुम आज कैसे आए थे, आज तुमने क्या खाना खाया, इस तरीके का क्वेश्चन आपको बच्चों से नहीं पूछना। नेक्स्ट है विचारों, कथनों एवं प्रश्नों में श्रृंखलाबद्धता, चेनिंग होनी चाहिए, जिगजैग होना चाहिए।
जो भी प्रश्न आप पूछ रहे हो उसका आंसर जो बच्चे देंगे, ठीक है, आप एक अनुमान लगा के चलते हो कि इस प्रश्न का आंसर मेरे बच्चे ये देंगे, मेरे स्टूडेंट ये देंगे, क्योंकि ये प्लान तो आप पहले से बना के बैठे हो, पहले से बनाते हो, तो आप अनुमान लगा लिया कि आपने इसका आंसर ये बन सकता है। उस आंसर को ही आपको अपने अगले क्वेश्चन में यूज करना है। जो भी आप अगला क्वेश्चन बच्चों से पूछने वाले हो ना, उसमें उस आंसर को यूज करना। इसका भी एक रीजन है कि बच्चों में इंटरेस्ट बना रहे, ठीक है। जब एक चेन सी बनती है ना, तो बच्चों को खुशी मिलती है कि मैंने इसका भी आंसर दे दिया, इसके भी आंसर दे दिया और इसका भी आंसर दे दिया, बट लास्ट में हम क्या करेंगे, उस चेन को तोड़ देंगे। तब बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होगी कि अरे मैं इसका आंसर नहीं दे पाया, ऐसा कैसे हो गया। तब बच्चों के अंदर उसी चीज को, उस टॉपिक को जानने की उत्सुकता पैदा होगी। इसीलिए कहते हैं कि प्रश्नों में और जो बच्चों के आंसर हैं, कथनों में और प्रश्नों में श्रृंखलाबद्धता होनी चाहिए, एक चेनिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है पाठ उद्देश्य एवं छात्र स्तर के अनुकूल उपकरणों एवं साधनों का चयन एवं प्रयोग करना। कहने का मतलब है कि आप अपने टॉपिक को शुरू करने के लिए बहुत से टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें कि आप कुछ टीचिंग एड यूज़ कर सकते हो, कुछ दिखा सकते हो बच्चों को, कुछ वीडियो दिखा सकते हो, कुछ पिक्चर दिखा सकते हो, किसी की इमेज दिखा सकते हो या कुछ करके दिखा सकते हो, ठीक है। मैथ्स में अक्सर है, जैसे आप कोई शेप दिखा सकते हो, आप चौक दिखा सकते हो, तो वो चीज़ें आपके उसी कंटेंट से रिलेटेड होनी चाहिए, उसी टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए जो कि आप बच्चों को पढ़ाने के लिए जा रहे हो, है ना। और साथ ही छात्र स्तर के अनुकूल जो भी चीज़ आप ले रहे हो वो बच्चों को समझ में आ जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो बच्चों के ऊपर से निकल जाए, ऐसा ना हो बच्चे उस चीज़ को समझ ही ना पाए कि आप समझाना क्या चाह रहे हो, आप दिखाना क्या चाह रहे हो। वीडियो भी अगर आप दिखा रहे हो तो फिर वो वीडियो ना एक उनके लेवल की होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो द्विअर्थी वीडियो हो, है ना, बच्चे कुछ और समझ जब बैठे या बच्चे कुछ समझ ही ना पाए, मीनिंग उसका ना समझ पाए। तो बच्चों के स्तर के अनुकूल ही वो जो आप ऐप यूज़ कर रहे हो, जो भी टीचिंग एड यूज़ कर रहे हो, वो बच्चों के स्तर के अनुकूल होनी चाहिए और जो आप टॉपिक पढ़ाने जा रहे हो उससे रिलेटेड होनी चाहिए। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। नेक्स्ट है उपयुक्त एवं उचित अवधि विस्तार। टाइमिंग का बहुत ध्यान रखना है आपको कि आपको पता है कि आपको इतने मिनट के अंदर अपनी इस स्किल को कवर करना है, या आपको ये भी पता है कि मेरे पास पूरा एक पार्ट पढ़ाने के लिए, लेसन प्लान पूरा पढ़ाने के लिए, अपने टॉपिक को पढ़ाने के लिए जब मैं किसी क्लास में एज अ टीचर जाऊँगा तब मुझे इतना ही टाइम मिलेगा। तो आपको उसका ध्यान रखना है। आपको टीचिंग एड भी यदि यूज़ करना है तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है कि मैं 5 मिनट के अंदर उस टीचिंग एड का भी मुझे यूज़ करना है, 5 मिनट के अंदर मुझे बच्चों से क्वेश्चन भी करने हैं। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है छात्र ध्यान एवं रुचि आकर्षण। जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, जो भी ऐप आप यूज़ कर रहे हो, जो भी एड आप यूज़ कर रहे हो, कुछ भी जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हो उसमें छात्रों की रुचि होनी चाहिए, आकर्षित होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। बच्चे हमेशा अच्छी चीज़ों को देखना पसंद करते हैं, अट्रैक्टिव चीज़ों को देखना पसंद करते हैं, बच्चों के इंटरेस्ट की चीज़ें, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका छात्रों को अभिप्रेरित करने की क्षमता। यानी कि छात्रों को मैंने जैसे बताया था कि क्लासरूम में जब हम एंटर करते हैं तो जो भी टॉपिक टीचर पढ़ाने जा रहा है वो टीचर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके प्रति छात्रों को इंटरेस्ट क्रिएट करे, उसके प्रति छात्रों के अंदर जिज्ञासा पैदा करे, उनको अभिप्रेरित करे कि जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो टॉपिक वो पढ़ें, उसके लिए वो जिज्ञासु रहें, उसको पढ़ने के इच्छुक रहें। तो छात्रों को अभिप्रेरित करने की क्षमता ये हमारे टीचर में होनी चाहिए। नेक्स्ट है अध्यापक में उत्साह एवं सजगता। कुछ टीचर्स आपने देखे होंगे जो क्लासरूम में आते हैं, ठीक, क्लासरूम में आने पर क्या होता है कि बिल्कुल ऐसे आते हैं, नीरस आते हैं कि बस गुड मॉर्निंग बैठो पढ़ो, कोई मतलब नहीं उनको, कोई स्माइलिंग फेस नहीं,
तो छात्रों के अंदर सजगता होनी चाहिए, स्माइलिंग फेस एक लेके आना, उनको क्लासरूम में एंटर करना चाहिए, पढ़ाने के लिए वो सजग रहें। ऐसा नहीं कि जैसा जितना बुक में दे रखा है केवल वो वही नॉलेज लेंगे, बल्कि बुक से हटके भी वो लोग कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लें, बुक से हटकर कुछ चीज़ों को देखें, जो एक्सपेरिमेंट है वो ऐसे एक्सपेरिमेंट देखें जो कि बिल्कुल उनके बच्चों के बहुत करीब हों। जैसे आसपास बच्चे उन एग्जाम्पल्स को देखते हों, आसपास वो एक्टिविटीज देखते हों, तो बच्चों को फिर इंटरेस्ट आने लगेगा। अध्यापक में उत्साह का होना बहुत ज़रूरी है। अगर टीचर में पढ़ाने का उत्साह नहीं होगा, एक नीरसता आएगी उसके टीचिंग में, और जहाँ वो नीरस हुआ तो स्टूडेंट तो अपने आप ही नीरस हो जाएंगे। तो इसीलिए अध्यापक में आप जब भी पढ़ाने के लिए जाएंगे क्लासरूम में, तो आपके अंदर एक उत्साह होनी चाहिए, एक एनर्जी होनी चाहिए पढ़ाने की, और सजगता होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। आप जो भी टॉपिक पढ़ाने जा रहे हो उससे जुड़ी हुई इधर उधर की छोटी मोटी थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल इसका दिया था कि आप यदि 8th क्लास को पढ़ाने जा रहे हो तो उस टॉपिक से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कि 6 और 8 में बच्चे ने क्या क्या पढ़ रखा है, बच्चे को क्या क्या जानकारी है। ठीक है, तो ये कुछ कंपोनेंट्स है, कहीं कहीं कम भी मिलते हैं, कहीं कहीं ज़्यादा भी मिल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बस उन कंपोनेंट्स को ध्यान में रखकर आपको अपने प्लान को बनाना है। ये सभी कंपोनेंट्स आपको पता होने चाहिए, इनका मीनिंग पता होना चाहिए, और इनको ध्यान में रख के आपको जो अपना माइक्रो टीचिंग का प्लान है वो तैयार करना है। इसके बाद मेन जो है कि जब हम ये इंट्रोडक्शन करते हैं, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस जब हम पूछ लेते हैं, उसके बाद हमेशा लास्ट में हम अपना उद्देश्य कथन कहते हैं। उद्देश्य कथन कि हम आज इस विषय को पढ़ाएंगे। ठीक है, आपको लिखना होता है नीचे उद्देश्य कथन में कि आज हम इस विषय पर अध्ययन करेंगे, जो भी विषय आप पढ़ाने के लिए जा रहे हो। तो वो उद्देश्य कथन कहना भी इम्पॉर्टेंट होता है, और क्योंकि अगर आप उद्देश्य कथन नहीं कहेंगे जब तक, तब तक बच्चों को ये चीज़ नहीं पता लगेगी कि आप क्या टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे प्लान कैसे बनाना है। तो प्लान बनाते समय देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्रम संख्या आ जाएगी, प्रश्नों की संख्या। तो जो आपका प्रस्तावना कौशल है उसमें प्रश्नों की संख्या 4 से 5 अच्छी मानी जाती है। कहीं कहीं किसी किसी टॉपिक में ऐसा हो जाता है कि कम भी बन पाते हैं, नहीं बन पाते हैं, 3 क्वेश्चन भी बन पाते हैं, ठीक है, लेकिन आप कोशिश करें कि 5 से 6 क्वेश्चंस बनाएं। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हों, और टाइम का भी ध्यान रखें, ऐसा ना हो कि 8-10 क्वेश्चन आप बना दें। तो यदि 8-10 क्वेश्चन बनाएंगे तो बाकी जो आपका मटेरियल है उसको पढ़ाने के लिए आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। तो आपको टाइम लिमिट में ध्यान रखते हुए अपने क्वेश्चंस बनाने हैं, और जो 5 मिनट की हमारी स्किल होती है उसमें आपको 5 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन या 4 से 5 क्वेश्चन आपको एटलीस्ट बनाने होते हैं। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है, क्रम संख्या। अब उसके बाद आ गया आपका छात्र अध्यापिका क्रिया या छात्र अध्यापक क्रिया। ठीक है, प्यूपल टीचर एक्टिविटी, जो कि आप बोलोगे, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ बोले जाएंगे, यहाँ लिखे जाएंगे। इसके बाद जब आप क्वेश्चन करोगे उसका जो आंसर बच्चे देंगे, तो छात्र छात्रा क्रिया, ये ध्यान रखिएगा, आपको दोनों का ही लिखना है। छात्र छात्रा क्रिया, यहाँ पर आपको एक लिखना है। अगर आप मेल हो तो आपका छात्र अध्यापक, और अगर आप फीमेल हैं तो छात्रा अध्यापिका क्रिया, क्योंकि आपको पता है आप क्या हो। ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप ये जो प्लान पढ़ाने जा रहे हो वो बच्चे किस कैटेगरी के हैं। हो सकता है वो लड़कियां हो, कोएड ना हो, केवल गर्ल्स हो वहाँ पर, या हो सकता है केवल बॉयज हो, या हो सकता है कोएड हो। कोएड होगा तो आप छात्र छात्रा क्रिया यहाँ पर लिखोगे। ठीक है, तो आपका क्या है, एक तो ये चीज़ हो गई कि कितने क्वेश्चंस होने चाहिए, और क्वेश्चंस की जो फॉर्म होनी चाहिए, क्वेश्चंस किस तरीके के होने चाहिए इसमें प्रस्तावना प्रश्नों में, कि क्वेश्चन छोटे होने चाहिए, बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, इजी क्वेश्चन होने चाहिए, सरल रूप में। जितने सरल क्वेश्चन होंगे उतना अच्छा आपका प्रस्तावना कौशल होगा। जितने सरल क्वेश्चन होंगे बच्चे उतना ही अच्छे से आंसर कर पाएंगे। अगर आप शुरू में कठिन क्वेश्चन पूछ लोगे तो बच्चे उसका आंसर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा उद्देश्य है, बच्चों को नए ज्ञान से जोड़ना और बच्चों के अंदर जिज्ञासा पैदा करना, अभिप्रेरित करना, वो उद्देश्य हम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चंस छोटे छोटे होने चाहिए। आप
ये ध्यान, क्वेश्चन इजी फॉर्म में होने चाहिए, उनके पूर्व ज्ञान से जुड़े हुए होने चाहिए, जो वो पहले उस चीज को पढ़ चुके हैं उसी से रिलेटेड होने चाहिए, आपके विषय से ही रिलेटेड होने चाहिए। ये सब आप यहाँ पर कंपोनेंट पढ़ चुके हो। नेक्स्ट एक बात को और हम ध्यान रखेंगे कि जो कि बच्चे नहीं रखते हैं बनाते समय, कि प्रश्नों के बाद जैसे हम प्रश्न पूछते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी होता है। प्रश्न जब पूछ लिया आपने, ठीक है, लिखने में बता रही हूँ मैं आपको, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे आप, ये ज़रूरी है। यहाँ पर जितने भी प्रश्नवाचक शब्द हैं, ठीक है, जैसे क्यों, कहाँ, कैसे, कब, ध्यान रखिए, कोशिश करिए कि प्रश्न बनाते समय, प्रश्नों को जब आप बना रहे हो तो वहाँ पर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, प्रश्नवाचक जो शब्द हैं वो आप अलग अलग टाइप के लिखो। मतलब हर उसमें एक अलग, जैसे यहाँ देखिए इस वाले प्रश्न में आ रहा है कहाँ, ठीक है, इस वाले प्रश्न में आ रहा है कैसे, दरवाजा किस प्रकार, किस, उसके बाद धक्का लगाने के खींचने पर क्या। तो आपको कोशिश ये करनी है कि जो प्रश्नवाचक शब्द हैं वो अलग अलग हो, प्रश्न एक से ना हो, प्रश्न एक से ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। और प्रश्नवाचक शब्द से आपके जो प्रश्न है वो शुरू ना हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे क्या ये काम हम करेंगे, क्या हम ऐसे हैं, इस तरीके से प्रश्न आपको शुरू नहीं करने हैं। ऐसे प्रश्न नहीं पूछने होते हैं जो कि हाँ या ना में जिसका आंसर हो, ठीक है, ऐसे प्रश्न नहीं पूछने हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा प्रश्नों के, जब प्रस्तावना प्रश्नों के निर्माण कर रहे हैं। दूसरा, ये जो आपने घटक में पढ़ा ही था कंपोनेंट्स में, कि चेनिंग होनी चाहिए, श्रृंखलाबद्धता होनी चाहिए, तो वो मैं यहाँ समझाती हूँ कि किस तरीके से श्रृंखलाबद्धता होगी। जैसे कि पहला प्रश्न हमने पूछा कि हम कहाँ बैठे हैं, आंसर बच्चे देंगे, या तो हम कहेंगे कक्षा में बैठे हैं, क्लास में बैठे हैं, या हम कहेंगे रूम में बैठे हैं, कमरे में बैठे हैं, कुछ भी आंसर बच्चे दे सकते हैं। तो उसके आंसर को हम, अनुमानित जो आंसर है हमारा, जो हमारे दिमाग में आएगा, हम उसको पहले से लिख के तैयार रखेंगे कि बच्चे ये वाले आंसर देंगे। फिर यहीं से जो आंसर दिया है बच्चों ने, वहीं से हम उन शब्दों को उठाएंगे और उससे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे कक्षा में अंदर कैसे आते हैं, ठीक है, मैं भी प्रश्नवाचक शब्द लिखना भूल गई यहाँ पर। जैसे कक्षा में अंदर कैसे आते हैं, तो कक्षा में अंदर कैसे आते हैं, बच्चे कहेंगे दरवाजे से, ठीक। उसके बाद यहाँ से मुझे फिर से उठाना है शब्द को, दरवाजा किस प्रकार खुलता है। तो दरवाजा किस प्रकार खुलता है, बच्चे अलग अलग आंसर भी दे सकते हैं कि खींच कर खुलता है, धक्का दे के खुलता है, जोर लगा के खुलता है, कुछ भी आंसर देंगे बच्चे, ठीक। उसके बाद है आपका धक्का लगाने या खींचने पर क्या प्रयोग होता है, तो बच्चे कहेंगे फोर्स लगता है, बल लगता है। यहीं से आपको प्रश्न पूछना है कि बल से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर बच्चे मौन हो जाएंगे, यहाँ पर बच्चे उस चीज़ का आंसर नहीं दे पाएंगे, और यही हमारा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होगा, यही हमारा समस्यात्मक प्रश्न होगा। अब पूछने का क्या है, देखिए यहाँ पर आपको एक भी प्रश्न कुछ ऐसा लग रहा है जिससे कि बच्चे उसका आंसर ना दे पाए, 6 क्लास के बच्चे या 7 क्लास के बच्चे, मेरे ख्याल से नहीं। ऐसे सारे ये जो जितने भी क्वेश्चंस हैं ये इजी हैं, इन क्वेश्चंस में चेनिंग भी है। जब बच्चे एक के बाद एक क्वेश्चन का आंसर देते जाएंगे और फिर यहाँ पर अटक जाएंगे, तो बच्चों को लगेगा इसका आंसर हम नहीं दे पाए, तो इसका आंसर आखिर है क्या। बच्चों के अंदर जिज्ञासा पैदा होगी और बच्चे इस टॉपिक पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ध्यान आकर्षित होगा बच्चों का इस टॉपिक पर। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उद्देश्य कथन बोलना है, और उद्देश्य कथन बोलते हुए ही आपका यहाँ पर लिख देना है कि आज हम बल के विषय में अध्ययन करेंगे। तो ये तो प्लान आपको कैसे बनाना है मैंने इसकी जानकारी दी। अब आपको प्लान पढ़ाना कैसे है, तो प्लान बनाते समय सबसे पहले तो आप घटक लिखोगे, ठीक है। सबसे पहले तो ये सारे जो इसके वो होती है, एंट्रीज होती हैं, वो फिल करोगे आप अपनी फाइल में, कि दिनांक यहाँ लिख देंगे, प्रस्तावना कौशल यहाँ डालेंगे, यहाँ पे कक्षा अवधि कालांश, ये सब फाइल में होता है। तो ये सारी चीजें आपको लिखनी जरूरी होती है। पढ़ाते समय भी आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना है कि ये सारी ब्लैक बोर्ड एंट्रीज पूरी हो, क्योंकि इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं जो एग्जामिनर आते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको विषय प्रकरण अगर लिखा है, ठीक है, नहीं लिखा तो आपको लिखना है। तो विषय आप शुरू से ही लिखना शुरू कर दोगे, मतलब जैसे आप क्लास में एंटर करोगे तो ये आपको ब्लैक बोर्ड एंट्रीज करनी हो है। विषय यहाँ पर आ गया आपका विज्ञान, और यहाँ पर विषय आप यदि लिखे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा भौतिक विज्ञान।
फिजिक्स, भौतिक विज्ञान पूरा लिखिएगा। और टॉपिक आपको फिर नहीं लिखना है, ध्यान रखिएगा। ये सारी एंट्रीज आपको करनी है। मान लीजिए क्लास आपकी 6 है, अवधि आपकी 5 मिनट्स है, ये तो मैं प्लान के लिए बता रही हूँ। अवधि आपकी 5 मिनट्स है, कालांश आपका कुछ भी हो सकता है, सेकेंड लिख दो, डेट आपको जो भी डालनी हो वो डाल देना। यहाँ मैं आपको पढ़ाना बता रही हूँ। अब पहले तो मैं लिखना बता दूं कि इस तरीके से आपको ये सारी एंट्रीज करनी है। लिखते समय तो आप टॉपिक यहाँ पे पूरा कर सकते हो, लिख सकते हो, प्रकरण भी। यहाँ पर आपको पहले घटक लिखने हैं, घटक के बाद आपको पूर्व ज्ञान लिखना है। पूर्व ज्ञान का मतलब कि बच्चे जो भी आप टॉपिक पढ़ाना जा रहे हो, बल पढ़ाने जा रहे हो ना, तो आप ये कहोगे कि बच्चे बल के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। बल के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। सामान्य मतलब कैसे रखते हैं सामान्य जानकारी? क्योंकि आपने जब यहाँ पर पूछा ना कि धक्का लगाने या खींचने पर क्या प्रयोग होता है, तो बल, यानी कि बल शब्द की सामान्य जानकारी रखते हैं कि बल भी कोई शब्द होता है। तो बच्चे बल की सामान्य जानकारी रखते हैं। या हम कह सकते हैं कि कोई भी टॉपिक जो हम ले रहे हैं उससे एग्जैक्ट पहले वाला जो पॉइंट है उसको हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चे इस विषय की सामान्य जानकारी रखते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री यदि आप यूज कर रहे हो तो लिखोगे, अगर आप यूज नहीं कर रहे हो तो नहीं लिखोगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे आप कुछ स्पेशल कुछ एक्टिविटी बच्चों को करके बता रहे हो और उसमें कुछ एड यूज हो रही है, उसमें कुछ सामान आपका यूज हो रहा है, तो वो सारा सामान आप यहाँ पर लिखोगे। अगर कोई पिक्चर दिखा रहे हो तो वो पिक्चर आप यहाँ पर लिखोगे कि इसको दर्शाता हुआ चार्ट या इसको दर्शाती हुई पिक्चर। और अगर नहीं कर रहे हो तो आप इस पॉइंट को बिल्कुल भी नहीं लिखोगे। उद्देश्य कथन, उद्देश्य कथन हमेशा इस टेबल के बाद आता है। ये जो आपके प्रस्तावना प्रश्न है ना, इसके बाद आएगा। तो उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे लिखोगे, ये पूरे प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे आप। और फिर उसके नीचे यहाँ पर जब आपके प्रस्तावना प्रश्न पूरे हो जाते हैं तब आप यहाँ पर उद्देश्य कथन लिखोगे। वो बहुत जरूरी है। उद्देश्य कथन क्या लिखना है कि आज हम इस विषय का अध्ययन करेंगे, आज हम बल का अध्ययन करेंगे, बल विषय का अध्ययन करेंगे। आई थिंक लिखना ये कंप्लीट हो गया। आपको फाइलिंग कैसे करनी है। अब एक चीज और है इसमें इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम माइक्रो प्लान लिखते हैं, माइक्रो ध्यान रखना, मैक्रो में अंतर है, माइक्रो में अंतर है। माइक्रो प्लान लिखते हैं तो यहाँ पर हम घटकों का यूज करना भी बताते हैं कि यहाँ पर जो हमने ये प्रश्न बनाया है, ठीक है, उसमें हमारे कौन कौन से कंपोनेंट यूज हुए हैं। एक बार में 3 घटक भी यूज हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। जैसे कि पहला घटक है हमारा कथनों एवं प्रश्नों का छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध। तो यहाँ पर हम कहाँ बैठे हैं, ऑब्वियसली ये एक पहला घटक तो यूज होगा ही होगा, पूर्व ज्ञान से ही संबंध है। कथनों व प्रश्नों का मूल पाठ तथा उसके उद्देश्य से संबंध है, ये भी, तो दूसरा घटक भी यहाँ पर हो गया। विचारों, कथनों व प्रश्नों में श्रृंखलाबद्धता। अब चेनिंग जो है वो कहाँ आएगी आपकी, जब आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, इसी से तो स्टार्ट कर रहे हो, यहीं से तो चेन बन रही है इस वाले क्वेश्चन से। तो ये वाला जो घटक है वो आपका तीसरा घटक यहाँ आएगा। उपयुक्त एवं उचित समधि अवधि विस्तार, तो ये 5वां घटक भी यहाँ आ सकता है। और यदि आप कोई भी टीचिंग एड यूज कर रहे हो बच्चों को दिखाने के लिए या कुछ बताने के लिए, तो ये चौथा घटक आप चौथा नंबर डाल दोगे, और जहां पर भी यूज कर रहे हो वहां पर डाल दोगे। छात्र ध्यान एवं रुचि आकर्षित करना, तो ये 6 नंबर का घटक है। ये 6 नंबर का घटक तो आप हर जगह यूज ही कर रहे हो, रुचि आकर्षित कर रहे हो, तो ये घटक आप डाल सकते हो हर जगह। इस तरीके से अध्यापक में उत्साह है और सजगता है, तो वो हर जगह होगी आपके, अध्यापक में उत्सुकता और सजगता। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन घटकों को यहाँ पर लिखोगे। आपको पता होना चाहिए कि उन घटकों का मीनिंग क्या है। ये मैंने आपको बता दिया कि आपको लिखना कैसे है। ठीक है, अब आपको पढ़ाना कैसे। सबसे पहले आप क्लास में एंटर करोगे, तो क्लास में एंटर करने के बाद ये सारी एंट्रीज मैंने आपको बताया था, ये सारी एंट्री कर दोगे, लेकिन ये प्रकरण छोड़ दोगे, ध्यान रखना है इसका। प्रकरण छोड़ दोगे, टॉपिक छोड़ दोगे कि आप आज क्या पढ़ाने जा रहे हो, ये सब आपको वहां पर नहीं लिखना है। केवल आपको बच्चों से प्रश्न पूछने हैं। प्रश्न पूछते समय आपको ध्यान में रखना है, मान लीजिए कि बच्चे आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पाए, जो आपका अनुमानित आंसर है वो नहीं दे पाए, तो घबराना नहीं है, बच्चों को उन प्रश्नों पे आंसर पे लेके आना है। आप थोड़ा सा प्रश्नों को घुमा दीजिए, थोड़ा सा एक प्रश्न, यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं एक और प्रश्न पूछ लूंगा तो बच्चे उस आंसर को दे देंगे जो आंसर आप चाहते हो, तो वो प्रश्न भी आप पूछ लीजिए। ठीक है, तरीका ये होता है कि मान लीजिए एक बच्चे यदि आंसर नहीं दे पाया है, सबसे पहले आप बच्चों से कहिए हाथ खड़ा करिए जिसको भी आंसर आता है, ताकि बच्चे शांत रहे क्लास में।
बच्चों को आंसर नहीं आता, एक बच्चे को आपने खड़ा किया, उसको आंसर नहीं आया, तो आप दूसरे बच्चे को खड़ा कीजिए, उसको आंसर नहीं आया, तीसरे को खड़ा कीजिए। अगर तीसरा आंसर दे देता है, और अगर इतना भी नहीं हो पाता है, तो इतना टाइम नहीं होता कि हम चौथे को खड़ा करें, तो आप उस आंसर को पूछ सकते हैं, निकलवा सकते हैं दूसरे तरीके से। और यदि आंसर तीसरा बच्चा दे देता है, तब आप क्या करोगे कि वो जो तीसरा बच्चा है, उससे पहले वाले जो 2 बच्चे थे, उनसे आप उन आंसर को पूछोगे दोबारा कि अब आप बताइए बेटा, और फिर उसके बाद उन्हें बैठने को ज़रूर बोल दोगे। ध्यान रखिएगा, जब बच्चे सभी प्रश्नों के आंसर दे देते हैं और प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस पर आ जाते हैं, तब आप क्या करेंगे? उद्देश्य कथन बोलेंगे और बोलते हुए कहेंगे कि आज हम बल के विषय में अध्ययन करेंगे, और उसको अंडरलाइन आप जरूर करोगे। अंडरलाइन करना क्यों होता है? क्योंकि आप पॉइंट आउट कर रहे हो, किसी भी चीज की इंपॉर्टेंस दिखा रहे हो। यहाँ पर इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस दिखा रहे हो कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, बच्चों का आकर्षित कर रहे हो, बच्चों का ध्यान कि हम इस विषय पर पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप पहले से ही यहाँ पर प्रकरण लिख दोगे ना, तो बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आएगा कि अरे बल हम पढ़ रहे हैं, बल होता क्या है हमें खुद नहीं पता, तो हम क्या पढ़ेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रकरण आप बाद में लिखोगे, टॉपिक आप बाद में लिखोगे, ठीक है, कि आप क्या टॉपिक पढ़ाने जा रहे हो। और यही हमारा जो बोलते हुए लिखना है, ये हमारा उद्देश्य कथन कहलाता है, कि इस तरीके से हमें बोलना है। उद्देश्य क्या है हमारा? इस टॉपिक को पढ़ाना, कि आज हम इस विषय में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो प्रस्तावना कौशल है वो कंप्लीट होती है। मैंने आपको बताया कि क्या घटक होते हैं, किस तरीके से आपको प्रश्नों का निर्माण करना है। प्रश्न बनाते समय कुछ बातों की सावधानी रखनी है, तो वो क्या क्या बातें हैं? क्वेश्चंस छोटे होने चाहिए, आपको क्वेश्चन सटीक होने चाहिए, एग्जैक्ट ऐसे होने चाहिए क्वेश्चंस जो कि बच्चे उसका आंसर दे सकें, बच्चे घूम ना जाएं। द्विअर्थी क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चंस होने चाहिए। तो ये सारी बातों को आपको ध्यान में रखते हुए प्रश्नों का निर्माण करना है। सरल होनी चाहिए, और गिनती आपकी 5 मिनट के अंदर पूरी हो जाए, ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए। ठीक है, तो आप यदि आपको ये कुछ भी डाउट हो इसमें, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, क्योंकि डाउट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, टॉपिक को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो मिलते हैं फिर हमारी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट स्किल के साथ। ठीक है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।